नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बाल विकास के पार्ट नंबर 7 में आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का यह पार्ट नंबर 7 है और हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30 यानी कि CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट में आपका सिलेबस में 30 में 30 लाना और 30 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट पर लाते हैं। और इसके पिछले पार्ट और पिछले वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों साथ ही बात करते हैं फ्री नोट्स एवं PDF मटेरियल जो भी आपको है टेलीग्राम में मिल जाता है, तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से, या अनुभूति में परिवर्तन से? तो सीखना से तात्पर्य होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी उम्दा और सभी लाजवाब प्रश्न हैं। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनका बीज बोता है। वातावरण, समाजीकरण, भौतिक संरचना या आपका अभिप्रेरणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए देख लेते हैं। राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? समाजीकरण होगा, क्योंकि शिक्षार्थी को स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों विषय की जानकारी देकर उनका बीज बोता है। सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी समाजीकरण का बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर है, प्रश्न यह पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन एवं सभी शिक्षक गृहिणी जो भी हैं, आप मेहनत करते हैं, आप घर में काम के बावजूद भी आप लोग स्टडी करते हैं और एक सरकारी सीट अध्यापक के तौर पर आपकी नियुक्ति होती है। प्रश्न है, सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है, तो स्वयं सीखे गए ज्ञान का क्या है? अन्वीक्षण करने पर। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। इसके फोल्डिंग क्या दर्शाता है? सीखने के अंतर्गत कि सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। जी हाँ, सीखने अंतर्गत जो है आपका इसके फोल्डिंग क्या दर्शाता है? सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न यही आता है, समावेशी कक्षा की विशेषता क्या है, लेकिन प्रश्न यहाँ आपका नेगेटिव प्रश्न है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, समावेशी कक्षा की जो विशेषता नहीं है वह है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। जी हाँ, क्योंकि समावेशी शिक्षा की कक्षा है तो यहाँ ज्ञान की क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी नहीं हो सकते। सभी लेवल के शिक्षार्थी होंगे, सभी लेवल के बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, विद्यार्थी होंगे। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता यह होती है कि शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग करें, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था करें। ABD ये ऑप्शन क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी परीक्षण की वह वैधता, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वह कहलाती हैं अभिसारी वैधता। ये नोट कर लीजिएगा, क्या कहलाती हैं? शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वह कहलाती हैं अभिसारी वैधता कहलाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपको पता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी आपको। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? यानी जीन पियाजे की द्वारा जो है एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, उसमें यह बताना है कि इस अवस्था में बताया गया था कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। किस अवस्था में बताया गया था? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो किस अवस्था में बताया गया था दोस्तों? आपके संवेदी प्रेरक अवस्था में। पहला ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, 4 अवस्थाएं यही आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही आपकी जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं और इनसे प्रश्न जरूर आता ही आता दोस्तों है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? यानी जब बालक स्कूल जाता है, रोज सुबह की तरह ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें भी लेता है साथ में, तो ये सब व्यवहार जो है सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? यही सभी संगठित क्रम दोस्तों क्या कहलाता है? स्कीमा। जी हाँ, ये सभी संगठित जो है क्रम आपके स्कीम कहलाता है। जी हाँ, क्या है? स्कीम्स कहलाते हैं, नॉट फॉर स्कीमा, तो स्कीम कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है दोस्तों कि वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, कौन सा कथन है? अब ऑप्शन में बताना है, वह कथन जो शिक्षार्थियों को में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अब आप लोग ऑप्शन पढ़िए, वीडियो पॉज कर, मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूँ कि आपका जो है वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, यह जो कथन है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं, भाइयों एवं बहनों एवं गृहिणियों, आप सभी एक भावी अध्यापक हैं हमारे लिए, देश के लिए और अपने स्टेट के लिए। भाषा अच्छे गुणों में संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि भाषा जो है अच्छे गुणों में संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यहाँ पे दे दिया गया, यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, तब भाषा अच्छे गुणों में संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, तब दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लाजवाब प्रश्न है। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। एक ऐसा शिक्षार्थी है, एक ऐसा विद्यार्थी है जो वस्तुओं में या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, यानी हाँ में या तो नहीं में, बीच वाले में नहीं करता। तो आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? तो ऐसे चिंतन वाले जो विद्यार्थी और आपके शिक्षार्थी होते हैं उन्हें नगण्य चिंतन, जी हाँ, छोटी छोटी बातों पे भी चिंतन यानी नगण्य चिंतन के वर्ग में रखेंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न काफ़ी लंबा है और ये नए ट्रेंड में चला है प्रश्न दोस्तों। नए ट्रेंड में ही आपके प्रश्न है कि एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों को जवाब देने को कहा गया। यानी पहले क्या किया गया? पहले विषम संख्याओं के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कहा गया, फिर बाद में केवल सम संख्याएं वाले प्रश्नों को जवाब दिया गया। सम विषम ये सभी लोग जानते हैं अपोजिट हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं को अलग और विषम संख्याओं को अलग करने के लिए कहा गया। अब देखेंगे ऑप्शन और भी है। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अब दोनों अंक क्या है? परीक्षण करेंगे कि ये आपका सम और विषम में परीक्षण करेंगे, तो उनमें जो परीक्षण करेंगे उस परीक्षण की जो विश्वसनीयता होगी पता लगाया जा सकता है। क्या पता लगाया जा सकता है? क्या है? अर्ध विभाजित का। जी हाँ दोस्तों,
प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंक की तुलना करके अर्धविभाजित परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अर्धविभाजित तभी तो पता चल पाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय की विभाजित, सम और विषम की विभाजिता का, यानी अर्धविभाजित हो जाएगा, क्योंकि सम विषम आपकी आधी संख्या सम होती है। अब यहाँ पे आधी संख्या आपकी विषम होगी। आपको पता है 1 से लेके अगर 10 तक है, इसमें 5 संख्याएं विषम होगी और 5 संख्याएं सम होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया है, शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है, यानी शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थी विद्यार्थी से, बालक से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। तो यह शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है, यह प्रश्न है नियंत्रित प्रश्न है, आलोचनात्मक प्रश्न है, छलात्मक प्रश्न है या अप्रासंगिक प्रश्न है। सभी शिक्षिकाओं के लिए प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधुओं के लिए प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा यह नियंत्रित प्रश्न है। जी हाँ, विद्यार्थी से यह पूछा जाए क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका नियंत्रित प्रश्न होगा। ना ही आपका आलोचनात्मक है, ना छलात्मक है, ना अप्रासंगिक है, आपका नियंत्रित प्रश्न कहलाएगा। बहुत से बच्चे, बहुत से साथी हमारे क्या है, अलग ऑप्शन कर देते हैं, अनियंत्रित कर देते हैं। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि पेडागॉजी है, शिक्षण शास्त्र है। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया और दिल से अगर आपने वीडियो लाइक कर दिया, जब आप लाइक करते हैं तो आपको दिल में एक अंदर से एक अलग भावना होती कि वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था आज का, और सर भी बहुत अच्छा कंसेप्ट लाते हैं। तो हमें भी एक मोटिवेट मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं, हमें एक अंदर से मोटिवेट मिलता है कि चलो यार अच्छा है, हम तो कुछ तो कर रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, कुछ तो हम अपने देश के लिए, अपने शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। प्रश्न पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा प्रश्न जो अनुचित होगा। तो अनुचित वाला हम पॉइंट आपको बताए दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, पाठ्य पुस्तक के कौन सा कथन अनुचित है। पाठ्य पुस्तक के बारे में यह कथन आपका अनुचित है, यह उचित नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के जो ज्ञान प्राप्त होता है व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। वो पाठ्य पुस्तकों से जो ज्ञान होता है वह आपका व्यवहारिक नहीं होता है, उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये आपके पाठ्य पुस्तकों के विषय में कथन अनुचित दे दिया गया है, यह ऑप्शन। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। चूंकि दोस्तों हम सभी ऑप्शन या सभी क्वेश्चन का डिटेल से नहीं बता पाते, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, और सभी का अगर डिटेल बताएंगे तो लगभग आपका 1 घंटे यानी 50 से 60 मिनट का वीडियो हो जाएगा। फिर आप लोग इरिटेट होने लगते हैं। 20 से 25-30 मिनट का वीडियो आप लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण हम नहीं चाहते कि आप लोग इरिटेट हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग दिल से पढ़ाई करें और दिल से अपना यहाँ पे वीडियो लाइक करें, और जो भी हो प्रिपरेशन दिल से करें। जो आपको दिल से करेंगे दिमाग में जाएगा, जो चीज़ दिमाग में आती है एक सरकारी सीट लेकर आती है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा विकल्प है दोस्तों जो सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, सार्वभौमिक शिक्षा। जी हाँ, सार्वभौमिक शिक्षा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, सार्वभौमिक शिक्षा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि। परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि। अब की दे दिया गया तो हम सही ऑप्शन पे आएंगे कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रश्न क्या पूछा गया था कि परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। तो शिक्षक होने के नाते आप जो कि सही शिक्षण शास्त्र सही आपका विचार होगा, इससे विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जी हाँ, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका विचार यही होगा,
स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। जी हाँ, प्रश्न है प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की जो प्रमुख भूमिका होती है विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास है। जी हाँ, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका यही है कि शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सबसे पेडागॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही शिक्षण शास्त्र का बेस्ट ऑप्शन सही होता है, वही पेडागॉजी का बेस्ट ऑप्शन सही होता है। सिलेक्शन होता है वहीं पर होता है जब आप सही करते हैं। कहते हैं दोस्तों शिक्षण शास्त्र अगर हमने सही कर लिया तो वाकई में एक सरकारी सीट प्राप्त कर ली। जी हाँ, शिक्षण शास्त्र पर आपने मजबूत कर लिया, सही प्लेटफॉर्म सही समय पर सही जगह पर आए हैं आप। जी हाँ, आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न सार यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं। कितना भी मेहनत लगे कितना भी कुछ भी लगे लेकिन सिलेक्शन पक्का जरूर होगा। जी हाँ, मेहनत हम जी तोड़ के कर रहे हैं केवल आपके लिए, अपने देश के लिए, अपने सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे कि एक सार्वजनिक क्षमता है, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। क्या वह बुद्धि है, क्या वह मानसिक मंदता है, अनुशासन है, निर्देशन है? राइट ऑप्शन होगा बुद्धि है। जी हाँ, क्या होगा? बुद्धि है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक कर देंगे, दिल से लाइक कर देंगे, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है स्किनर के अनुसार सीखने में क्या दिया है यहाँ पे? प्रतिवादी दे दिया है। क्या होना चाहिए? प्रतिवादी होना चाहिए। जी हाँ, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया को अनुक्रिया है जो। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो, राइट आंसर क्या होगा? जो स्पष्ट उद्दीपन उत्पन्न करती हो, जो अस्पष्ट उद्दीपन उत्पन्न करती हो, जो ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती हो या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती हो। तो राइट ऑप्शन, आइए सीधे राइट ऑप्शन की ओर चलेंगे कि इसके अनुसार सीखने में क्या है? प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। जी हाँ, जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि जो शिक्षक है दोस्तों, टीचर होते हैं, उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आप भी एक शिक्षक होने जा रहे हैं, आप एक भावी अध्यापक है हमारे देश के। जी हाँ, आप एक हमारे नवयुवा जो भी तैयार होते हैं ना, एक उनकी पीढ़ी है, आप उनका दोस्तों नींव है। जी हाँ, नींव मजबूत करते हैं, शिक्षक ही नींव मजबूत करते हैं बच्चे के, तब वो युवा बनते हैं। युवा जब बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जो कलेक्टर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बने, वो सब आपसे पढ़े हुए होते हैं। तो आप सभी को सलाम मेरा, आप सभी शिक्षक बंधुओं को सलाम, आप सभी दोस्तों को सलाम। जी हाँ, सभी को धन्यवाद, जय हिंद। प्रश्न है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मेरे प्यारे मित्रों? छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, छात्र जो है शैक्षिक विकास पर, छात्रों के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यदि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है। जी हाँ, प्रतिभावान जो लड़कियां होती हैं, ठीक है,
प्रतिभावान जो लड़कियां होती हैं घर में बैठना कम पसंद करती हैं और अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती हैं, यह कथन किसका है? किसका कथन है भैया? ध्यान दीजिएगा, सभी बहनों को यह एडिटेट होता होगा, इरिटेट आपको नहीं होना है। जी हाँ, क्योंकि यह कथन है और यह कथन देने वाले महानुभाव ट्रो हैं। जी हाँ, ट्रो हैं। जी हाँ, ट्रो या कह सकते हैं ट्रो। ये क्या यह ट्रू है? क्या यह ट्रो है? तो आप समझ जाइएगा, कंसेप्ट समझ जाइएगा, पूरा क्लियर है। कथन किसने कहा? ट्रो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। सभी मेरे प्यारे बंधु एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने कहा है विकास परिवर्तन की श्रृंखला है जिसमें बालक जो है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है? जी हाँ, विकास परिवर्तन की श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुनरो का। जी हाँ, मुनरो का है। मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह मुनरो का कथन है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि समावेशी शिक्षा में प्रक्रिया में अनुकूल किया जाता है। जी हाँ, जो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया होती है उसमें अनुकूलन किया जाता है। क्या अनुकूलन किया जाता है समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में? इन सभी के शिक्षण हेतु, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु अनुकूलन किया जाता है। समान बुद्धिलब्ध के बालकों के शिक्षण हेतु अनुकूलन किया जाता है। अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु अनुकूलन किया जाता है। यानी इन सभी के शिक्षण हेतु अनुकूलन किया जाता है समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इन दावे की जांच की जाती है। जब कोई शिक्षार्थी, जब कोई विद्यार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे को जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है? तब उसके इस दावे को जांच की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। जी हाँ, जब कोई बच्चा, जब कोई विद्यार्थी दावा करता है तो उसकी जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा की जा सकती है कि उसने उपलब्धि क्या किया है, अभी तक उसने उपलब्धि क्या क्या कर लिया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न फिलहाल हम देखते हैं। प्रश्न यह है कि खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, जी हाँ, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। जो छुट्टियों के दिन होते हैं बच्चों के, खेल का एक लाभ यह भी है, जो छुट्टियों के दिन होते हैं बच्चों के, यानी अवकाश काल का जो समय होता है, उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। ठीक है दोस्तों, खेल ही बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। और अगला प्रश्न, इस कंसेप्ट से एक प्रश्न आता ही आता है, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। जी हाँ, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। बहुत बार पूछा गया, पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, ये अक्षमताएं आपकी आती हैं। और इसका पार्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। पढ़ने की क्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि प्रकार है, मूर्त बुद्धि प्रकार है, अमूर्त बुद्धि प्रकार है। क्या आपका सामाजिक बुद्धि यह एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो सामाजिक बुद्धि क्या है? यह एक प्रकार है। हम लोग क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं। जी हाँ, हम एग्जाम में क्या कर लेते हैं, मानसिक बुद्धि है भाई, हम भी कह देते हैं, मूर्त बुद्धि भी है, अमूर्त है, और सामाजिक लगता नहीं है। इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन लगा के चले आते हैं। और क्या करता है, रिजल्ट हम अपना मानते हैं, जब रिजल्ट ओपन होता है तो हमारा जो सिलेक्शन नहीं हो पाता। गलती क्या करते हैं, गलती हम यही करते हैं, बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि एक प्रकार नहीं, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, ये तीन चीजें होती, ये नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इनमें से अधिगम के संबंध में सही है, अधिगम के संबंध में, जी हाँ, अधिगम के संबंध में तो देखिए जो सही है, अधिगम सार्वभौमिक है, यह जीवन भर चलता रहता है। जी हाँ, ये भी सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। जी हाँ, ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। जी हाँ, ये भी सही है। जब ये तीनों सही हैं तो ये सभी है। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न आइए ले लेते हैं, स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न बहुत ही अच्छा लाजवाब है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं क्योंकि यह हार्ड लेवल, और इन प्रश्नों को जो इन शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को जो हल करता है वही सिलेक्शन यानी कि टॉप रैंक हासिल करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेंगे। सिलेक्शन तो बिल्कुल मिलेगा अगर डेली क्लास ले रहे हैं, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल आपसे मेहनत करवा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, आप लोग मेहनत करिए, साथ में क्लासेज अटेंड कीजिए, एक सरकारी सीट हासिल करिए। जब सीट मिल जाए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा देश आपको जानेगा, पूरा देश आपके सभी इन भाभी अध्यापक जितने भी है मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु भाई बहन, आपको पूरा देश जानेगा और वह यह काम करेगा जायसवाल सर। जी हाँ, जायसवाल सर जायसवाल कोचिंग के माध्यम से आपको पूरा देश को जानकारी देंगे। ये है हमारे शिक्षक और ये हमारे क्या है, ज्ञानदाता। जी हाँ, ये हमारी भावी पीढ़ी को बढ़ाने वाले ज्ञानदाता। जी हाँ, आप लोग सभी ज्ञानदाता हैं दोस्तों। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है दोस्तों, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है। यह कथन कैसा है, तो यह कथन आपका कैसा है मेरे को एक बार कमेंट करके बताएंगे। इसका ये कथन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यह गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि इसका विकास नितांत व्यक्तित्व मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर आ जाएगा। और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कल बताऊंगा। 4 बजे आपकी डेली बाल विकास की क्लास होती है, 12 बजे आपके दोस्तों हिंदी पेडागॉजी की क्लास होती है और मॉर्निंग में 9 बजे आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास होती है। और जल्द से जल्द हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र की क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, जब आप वीडियो लाइक करते हैं मैं वैसे भी मोटिवेट हो जाता हूँ। अपने से जुड़े हुए सभी शिक्षक बंधुओं, ये परिवार है, जैसे आपका घर का परिवार है, ये भी शिक्षक बंधुओं का परिवार है। मैं सभी से एक बार कहता हूँ कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।